वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। हमारे पहले दर्शक योगेश नागपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश जी नमस्कार। हाँ हेलो। नमस्कार योगेश जी। हाँ नमस्कार। अच्छा, आपका सवाल हम शो पे ले रहे हैं। मिरर एसेट का मिड कैप फंड है और 10,000 रुपये आपने निवेश किया हुआ है। 10 साल के लिए आपको निवेश करना है और मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है आपके पास। 5,000 रुपये आप इसमें निवेश कर रहे हैं। रिटायरमेंट का गोल है, 12 साल के बाद आपको पैसे चाहिए होंगे, है ना? हाँ यस सर, यस मैम। सर, 2 मिड कैप फंड आपने किसी वजह से चुने हैं या किसी ने आपको कहा कि इनमें पैसे लगाइए? जी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सेफ एंड ज्यादा रिकवरी के हिसाब से मैंने उसमें डाला है। 12 साल के बाद कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है? 12 साल में टारगेट कर रहा हूँ मैं मिनिमम 50 लाख के आसपास। मिनिमम 50 लाख आप कह रहे हैं और 50 लाख आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी होंगे, इसकी आपने गणना कर ली है ना? काफी तो होता नहीं है मैम, फिर भी। चलिए ठीक है पंकज जी, आपके पास आऊंगी मैं। 10,000 रुपये मिरर एसेट मिड कैप में, 5,000 रुपये की SIP मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 15,000 रुपये इन्होंने 2 मिड कैप फंड में लगाए हैं। क्या इसी राशि को बेहतर तरीके से ब्रेकअप करके और डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। देखिए, हालांकि दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं बता दूं आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ मिड कैप फंड ही होना शायद सही नहीं होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि नजरिया भी 12 साल का है, तो यहाँ पर आप थोड़ा स्मॉल कैप को भी एक्सपोजर दे सकते हैं और लार्ज कैप तो होना ही चाहिए। यहाँ पर जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, यदि हम मिरर एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का जो CAGR है वो यहाँ पर आया है 37% का, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का CAGR एज ऑन टुडे पास्ट 3 इयर्स का वो 47% है, तो 45%। तो डेफिनेटली रिटर्न्स के लिहाज से इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है और आगे भी अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना शायद अच्छा रहेगा। हालांकि इन मिड कैप फंड में लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है इस वक्त पर देखें, बट फिर भी प्रीडोमिनेंटली ये क्योंकि मिड कैप फंड्स हैं तो मिड कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे। और जहां तक ये सवाल है कितना पैसा बन जाएगा, अगेन मैं 37% या 45% से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न्स मिल पाएंगे। लेकिन जो हम जनरली बात करते हैं 12% के CAGR की, तो उससे अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% के हिसाब से, तो 10,000 रुपये यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करीब 22 लाख बन जाएंगे। और जो 5,000 रुपीज हैं उससे आपके 11 लाख, तो करीब 34 लाख रुपीज आप इकट्ठा कर सकते हैं 12 सालों में इन 2 स्कीम से। और आप क्योंकि चाहते हैं 50,000 रुपये, तो इस निवेश को आप बढ़ाते रहिए। और बेस्ट तरीका है कि इसमें आप अगर स्टेप अप कर लें तो बेहतर होगा। और जैसा कविता आपने शुरुआत में जिक्र किया कि इन्हीं पैसों को क्या हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है कि आप एटलीस्ट 10,000 रुपये अगर रखना चाहें मिड कैप में कंटिन्यू कीजिए, 5,000 रुपये आप एक लार्ज कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। योगेश जी, और कोई सवाल आपको पूछना है पंकज जी से? जी नहीं, बस यही पूछना था। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ऑल द बेस्ट। अगले दर्शक मेरे साथ नरेंद्र कुमार पंड्या फोन लाइन पर है। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं सर? हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सूरत से बोल रहे हैं? हम सूरत से, गुजरात सूरत से बोल रहे हैं। अच्छा, बताइए सर, कैसे आपकी सहायता की जाए? मुझे ये जानना है आपके एक्सपर्ट से कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो मैंने पब्लिक इश्यू में से नहीं खरीदा है, जो मैंने मार्केट से लिया है, February 24 में जो मैच्योर होने वाला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो मैंने 20 में खरीदा है। थोड़े 20 में खरीदे हैं, थोड़े 21 में खरीदे हैं। तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? मुझे कैपिटल टैक्स गेन लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्या होगा ये जानना है। ठीक है। मैच्योरिटी के बाद मेरा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? ठीक है। जो बाजार में से मैंने खरीदे हैं, पब्लिक इश्यू नहीं लिया है, और भी मैं February 24 का खरीदना चाहता हूँ तो खरीद ही सकता हूँ, तो क्या है वो जानकारी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल सर?
नहीं, और वो ईटीएफ के बारे में पूछ लो, ईटीएफ का एक कंफ्यूजन है। ठीक है, आपने कोई ईवी व्हीकल लोन पर भी कोई सवाल पूछा है क्या? हाँ, ईवी व्हीकल लोन भी पूछा है कि ईवी व्हीकल लोन में वो इसका इंटरेस्ट बाद मिलता है, लेकिन अभी दिखता नहीं है नेट पर, अभी मिलेगा कि नहीं? चलिए, दोनों सवालों को विश्वजीत जी के पास लेकर जाते हैं। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक अगर ये निवेशित रहते हैं तो क्या इनकी कमाई टैक्स फ्री रहेगी और क्या ये आगे भी और निवेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल कविता जी, जो सोवरियन बॉन्ड है इसका मेच्योरिटी जो है 8 साल के बाद है। इसमें जो भी आपने बॉन्ड में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 8 साल के बाद एप्रिसिएशन जो भी होगा और जो भी कैपिटल गेन्स है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप 8 साल तक बने रहते हैं। और इसमें एक और लाभ है, आपको हर साल 2.5% का ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल है। जो भी आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से उसमें वो टैक्स कटेगा। तो 2.5% आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से वो रिडक्ट हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। 8 साल तक जो भी एप्रिसिएशन है उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना, बिल्कुल टैक्स फ्री है। और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के बहुत लाभ है आपको, जो अगर आप लॉकर्स में रखते हैं वो भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई चोरी का डर नहीं है क्योंकि डीमैट फॉर्म में है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, वो भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है और 8 साल के लिए आप इसमें बने रहें और हर साल आप इसको खरीद सकते हैं। जब भी ट्रांचेस, बैंक्स के ज्यादातर ट्रांचेस आते हैं उसमें ही आप खरीद सकते हैं, ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। ये ट्रेडेबल अवश्य है, बट लेकिन अगर आपको फ्रेश लेना है तो आपको बैंक्स का जो ट्रांचेस डेट्स आती हैं तो उसी में आप निवेश कर सकते हैं। जहां तक कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2019 में गवर्नमेंट ने इसको काफी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है और इसमें ये अनाउंस किया है कि अंडर सेक्शन 80 EEB के तहत आप जो भी उस कार लेने के लिए लोन लेंगे उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको 1.5 लाख तक का आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया गया था, तो ये आपके लिए भी अभी भी आप ले सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है। जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अंडर सेक्शन 80 EEB के तहत आप उसका टैक्स डिडक्शन अपने आप ले सकते हैं। चल नरेंद्र जी, क्लियर हो गई आपकी दुविधा? नहीं मैडम, मुझे पूछिए। एक क्वेश्चन भाई, मैंने तो 20 में खरीदा है तो मेरे 8 साल नहीं हो जाएंगे? जो SGB इश्यू आया था वो 16 में आया था और मैच्योर होने वाला है February 24 में। हाँ। मेरे पास तो मैंने 20 में खरीदे हैं और 21 में बाई किया है और 20 में बाई किया है, तो मेरे पास वो 4 साल का या 5 साल का होल्डिंग है, तो मेरा ही टैक्स इम्प्लीकेशन क्या बनता है? चलिए, इन्होंने उस चरण के बीच में से लिया है विश्वजीत जी। जी बिल्कुल, 4 साल बाद आपका वो 8 साल पूरा पीरियड हो जाएगा उस बॉन्ड का, तो उसके बाद वो टैक्स फ्री हो जाएगा। पर इन्होंने आधे से, विश्वजीत जी इन्होंने आधे से लिया है। अगर कोई चरण, कोई ट्रांच खुला है 8 साल का, उसमें से 4 साल पूरे होने के बाद निवेश किया है उसमें। इनको अपने 8 साल पूरा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका टैक्स फ्री हो सकता है। तो आप कह रहे हैं, तो ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी एक किश्त में, जो कि 8 साल की किश्त जब लॉन्च हुई है, अगर आपने उसमें से बीच में निवेश किया है तो वो आपको 8 साल होल्ड करना पड़ेगा, इवन इफ वो जो किश्त है वो 8 साल में मैच्योर हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इनका पीरियड, इनको गिफ्ट लिया है या इन्होंने मार्केट से खरीदा है, उस बॉन्ड का जो रिडम्पशन है वो 8 साल के बाद प्रोसीड हो जाएगा और वो जो भी उसका होल्डर होगा उसको वो टैक्स फ्री मिलेगा। मेरे ख्याल से मटपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। मटपाल जी। जी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। विश्वजीत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। देखिए इसमें कैसे है, 5 ईयर के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 5 ईयर के बाद रिडम्पशन का चॉइस मिलती है और 8 ईयर्स के बाद मैच्योर हो जाता है। आप चाहे 5 साल के बाद रिडीम कर रहे हो या 8 साल की मैच्योरिटी हो रही हो, दोनों केस में टैक्स फ्री होता है। अब बात आती है, जो सवाल पूछा है अभी व्यूअर ने कि उन्होंने बीच में खरीदा, इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि यदि आपने बीच में खरीदा तो आपके लिए रिडम्पशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए, आपने यदि 1 साल पहले भी खरीदा हो
रिडम्पशन से पहले या मैच्योरिटी से पहले, तो भी आपके लिए जो वो प्रोसीड्स होगा वो टैक्स फ्री ही होगा। तो बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं कि आपको चाहे 2 साल हुए हो उस वक्त पर या 3 साल हुए हो, जिस वक्त आप रिडीम करेंगे या मैच्योरिटी होगी, आपके लिए पैसा टैक्स फ्री ही होगा। चलिए, मुबारक हो नरेंद्र जी, ये आपके सवाल का जवाब। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि संजीव जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। या नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम काफी दिन से फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और मेरा एक्चुअली क्वेश्चन यही है कि मैंने अपना एक लमसम पोर्टफोलियो बनाया म्यूचुअल फंड में। जैसे मेरा टाटा म्यूचुअल फंड में है, बैलेंस एडवांटेज फंड में, एडब्ल्यूएस बैलेंस एडवांटेज फंड में 2K का मैंने हर मंथ में इन्वेस्ट करता हूँ। SBI ब्लू चिप में है 1000 का, 500 आपका है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, कैनरा रोबीको स्मॉल कैप में है 1000 का। तो टोटल सब मिला के मेरा 500 का मंथली इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा ये पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से सही है। ठीक है। कितने साल के लिए आप करेंगे आपने कहा? मैं अभी तो 14 मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ नॉन स्टॉप अंटिल आई स्टॉप। एक्चुअली 5 फंड है ना आपके पास? हाँ, ये टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड, एडब्ल्यूएस बैलेंस एडवांटेज फंड जी, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, SBI और SBI ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबीको स्मॉल कैप फंड। ओके, पंकज जी आपके पास है ये सवाल। बिल्कुल संजीव, देखिए आपका जो एक्सपोजर है वो मेजरली, क्योंकि आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो स्कीम्स हैं वो भी अच्छी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा एक्सपोजर बाकी जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं वहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप 500 रुपये की SIP कर रहे हैं, और बाकी आपका जो है SBI में वहां भी ब्लू चिप फंड है, उसमें भी आप 1500 कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं, दोनों मिला के 1500। लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका बैलेंस एडवांटेज फंड में है। तो 2 चीजें हैं, यदि आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है तो आप बिल्कुल इनके साथ बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये करें कि जो 2 आपने फंड लिए हुए हैं लार्ज कैप में, एक में 1000 रुपये और एक में 500 रुपये, उसके बजाय एक ही स्कीम रखें दोनों में से, और 1500 रुपये पूरे एक ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कर लें। और अगर आप थोड़ा सा क्योंकि लंबे समय का नजरिया है आप चाहें, तो फिर मेरी सलाह ये होगी कि बैलेंस एडवांटेज फंड में से आप एक ही फंड को रखें और थोड़ा सा आप लार्ज कैप में या फिर थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर भी आप ले सकते हैं। चलिए संजीव जी, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और झटपट हम अब रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले बताएं क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? ये बिल्कुल कविता जी, मैंने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में देखा है, एक वर्ड यूज होता है स्मार्ट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं तो वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो काफी लोगों को पता भी होगा, वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल और इसके अलावा अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो आप जब भी कोई गोल बनाएं उसको इसी तरीके से बनाएं कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है और वो रियलिस्टिक हो, ताकि आप उसे अचीव करें। पंकज जी। जी कविता जी, मेरा बहुत ही सिंपल आज का गुरु मंत्र है। होता यह है कि जब लंबे समय की प्लानिंग की जाती है तो अब SIP तो काफी पॉपुलर हो गई है और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए SIP निवेशक करते हैं, लेकिन स्टेप अप SIP जो है अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हो रहा है। और इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि टाइम टाइम पर बढ़ाएं अपने इन्वेस्टमेंट को, लेकिन कई बार चूक जाते हैं लापरवाही की वजह से या फिर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो सलाह यह है कि यदि आप लंबे समय की प्लानिंग कर रहे हैं, 4-5 साल के लिए SIP कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 साल 20 साल ऐसे अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं तो आप शुरुआत में ही आप स्टेप अप SIP का ऑप्शन लीजिए। आप एक फिक्स अमाउंट भी तय कर सकते हैं कि हर साल कितना बढ़ना चाहिए, या एक फिक्स परसेंटेज तय कर सकते हैं। इससे आपको ऑलमोस्ट यदि 20 साल की बात करूं फिर 10,000 की आप SIP कर रहे हो तो जितना पैसा लगभग 91-92 लाख इकट्ठा हो पाएगा 12% के हिसाब से, पर आप अगर स्टेप अप कर देते हैं 10% से तो ये अमाउंट लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो
तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए स्टेप अप SIP करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये हमारे दोनों मेहमानों के आज के निवेश के गुरु मंत्र। लेकिन शो का आखिरी सवाल लेना चाहूंगी अनिल कुमार सिंह का। नमस्कार अनिल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम। सर ये आपका अकेले का पोर्टफोलियो है जो आपने भेजा है? हाँ, ये मेरा और मेरी वाइफ का मिला के है। अच्छा, बहुत सारी स्कीम्स SBI से हैं सर, क्यों? मैडम ये करीब काफी पुराना है आपको, ये अच्छा। करीब 7-8 सालों से चल रहा है ये आपको। अच्छा। तो चलिए ठीक है सर। इसमें मैडम मेरा बस एक ही जानना था कि ये जैसे जो आपको जो मेरे जो 2-2 हजार के फंड चल रहे हैं आपको, ये करीब 8 साल से चल रहे हैं। और ये 5,000 वाला जो है वो करीब 3 सालों से चल रहा है। और एक्सिस में भी 3 SIP हैं आपको 25,000 की। तो टोटल 50,000 की मेरी SIP है आपको। तो इसमें से फंड जो है आप मेरे को ये बताइए कि सब सही है या कुछ इसमें गलत है या कुछ चेंज करने का है। तो मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, आपने इन फंड्स में निवेश को समय समय पर बढ़ाया है, निवेश की राशि को बढ़ाया है, या आपने शुरुआत से ही इतने अमाउंट की SIP बरकरार रखी है? नहीं मैडम देखिए, ये जो 10,000 का SIP था, ये 2-2 हजार के 5 फंड थे SBI के, ये चल रहा था। उसके बाद मैंने 15,000 रुपए का और SBI का फंड बढ़ाया। फिर उसके बाद 25,000 रुपए मैंने 10-10 और 5 ये एक्सिस का मैंने आपको बढ़ाया। तो ऐसे करके 50,000 का मेरा SIP चल रहा है। चलिए, ऑलराइट। विश्वजीत जी आपके पास आऊंगी। फंड्स तो बहुत हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये इनका और इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो है जो कि मिक्स्ड है, एक ही AMC में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। दूसरा एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये भी समझाएं विश्वजीत जी के जब भी SIP की राशि बढ़ाने का मन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नया फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। अगर आपके पास मौजूदा समय में अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो शायद आप वो मौजूदा पोर्टफोलियो में उन्हीं फंड्स में अपने निवेश की राशि को बढ़ा सकते हैं, यानी SIP की राशि को बढ़ा सकते हैं। बताइए। ये बिल्कुल कविता जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा तो करीब 2 AMC में एक्चुअली 50-50% है, क्योंकि एक्सिस में बड़ी अमाउंट है। तो 25,000 रुपए करीब एक्सिस में और 25,000 करीब SBI में है। तो सबसे पहले चाहे वो ये पोर्टफोलियो बहुत पुराना भी हो, मेरी सलाह ये रहेगी अनिल जी को कि वो अपना AMC वाइज भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। 2 AMC में ना करके 4-5 AMC में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है कि एक AMC में अगर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो आपका सारा पोर्टफोलियो उसमें इम्पैक्ट हो जाता है। मैं आपको अनिल जी ये सलाह दूंगा कि आप पूरा पोर्टफोलियो एक बार दोबारा से रीबिल्ड करें और एक अक्रॉस AMCs और अक्रॉस कैटेगरीज में इसको डाइवर्सिफाई करें। और जैसा कविता जी ने बोला कि आपको 11 स्कीमों की आवश्यकता शायद ना भी हो, केवल 6-7 स्कीम्स में ही आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और इसका मिक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफाई करें। एक आध वैल्यू स्टाइल फंड भी लें तो आपका अक्रॉस कैटेगरीज और अक्रॉस AMCs डाइवर्सिफाई हो जाएगा, उसमें रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपका पोर्टफोलियो जो है, जो स्कीम्स में आपको सजेस्ट करूंगा वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप, जो आप ऑलरेडी इसमें आपने निवेश किया भी हुआ है। एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का भी मैं आपको सलाह दूंगा, या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, आप इसमें से कोई भी एक स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप में भी आपने निवेश किया हुआ है, वो भी एक अच्छी स्कीम है, तो स्मॉल कैप के कैटेगरी में वो उसमें आप बने रहें। इसके अलावा एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में। और आपने एक्सिस मिड कैप भी लिया हुआ है तो वो भी आप उसमें बने रहें। और इसके अलावा PGIM इंडिया मिड कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। जो वैल्यू स्टाइल फंड की बात कर रहा था मैं, उसमें आपको सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये 6-7 स्कीम, जिसमें 2-3 स्कीम में आप ऑलरेडी आपने निवेश किया भी हुआ है, और ये 2-3 स्कीम अगर आप ऐड करें, इन्हीं 6-7 स्कीम में आप अपना सारा पोर्टफोलियो, अगर 50,000 रुपए है तो 10-10 हजार की 5 स्कीमों में भी आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसा कि कविता जी भी कह रही थी कि आपको बहुत सारी स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है, और एक AMC में तो बिल्कुल नहीं कि आपने 7-8 फंड एक AMC के ले रखे हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छी AMC है, बहुत ही लार्जेस्ट AMC है, लेकिन फिर भी आपका डिफरेंट AMC में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और इससे आपका पोर्टफोलियो अब रिस्क थोड़ा सा
काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 6-7 स्कीमों का आप चुनाव करें और जब भी ऐड करना हो आप इन्हीं 6-7 स्कीमों में अपना SIP और इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा अपने पोर्टफोलियो को। सलाह समझ नहीं पाए हैं अनिल जी, तो आप YouTube पर ये शो देख सकते हैं और वहाँ पर आप एक बार फिर से फंड्स के नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं जिसमें आपको रहने की सलाह दी जा रही है। समय मेरा खत्म हो गया है, लेकिन पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। साथ ही YouTube पर हमारा शो ज़रूर देखें और आप अपने सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, दर्शकों को सवाल पूछने का मौका देंगे एक्सपर्ट से और आपको मिलेगी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए सही और सटीक सलाह। नमस्कार।